स्टेट के एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो यहाँ पे भी एक सिस्टम है, ये 3 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। तो ये ISO है क्या चीज? सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से अब शुरू होगा हमारा दूसरा सब्जेक्ट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका जो वेटेज है गेट के एग्जाम में पिछले सालों में, तो इसका वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 7 मार्क्स का रहा है। तो मैं 1 मिनट दिखा दूं आपको वेटेज वाला भी। तो ES सिलेबस है, गेट ऑप्शनल स्ट्रीम, एनवायरमेंटल साइंस, और वेटेज की बात करें तो ये हो गया FM, वाटर रिसोर्स, ओपन चैनल, हाइड्रोलॉजी, उसके बाद हमारा एडिशनल कंटेंट। ठीक है, इसमें सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट अपना चल ही रहा है। और अब हम आ गए इसमें, ये देखो, ये है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वी आर राइट नाउ हियर, इस वाले सब्जेक्ट में हम, दिस इज द सब्जेक्ट। और इसमें ये 6 चैप्टर्स हैं एज यू कैन सी। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स इंक्लूडिंग ISO, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल ऑडिट एंड लाइफ साइकिल असेसमेंट EA एंड LCA, एनवायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसीज, एनर्जी एंड एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स। तो ये पूरा जो सब्जेक्ट है इसका बढ़िया से नोट्स बने हुए हैं, एकदम वेल प्रिपेयर्ड नोट्स है। थोड़ा सा बस अरेंज करता हूँ और फिर मैं आपसे पूरा का पूरा शेयर करता हूँ। ठीक, उसके बाद रही बात कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इसके रेफरेंसेस हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, तो हम लोग ये सब किताबें यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट IAS का स्टडी मटेरियल है जो कि बेस्ट है इसके लिए तो इनफैक्ट, और दूसरा है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल मैनेजमेंट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की कोर्स बुक है, जिसमें पूरा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से ही रिलेटेड पूरा कोर्स है। वो मतलब एक पूरा जो सेमेस्टर है वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट वो लोग पढ़ते हैं। तो वो कोर्स बुक है पूरी कैम्ब्रिज की वो। और उसके बाद एक किताब है, बड़ी प्यारी किताब है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय MC डैश। तो ये हमारे मेन 3 रेफरेंसेस हैं। ठीक, उसके अलावा गेट की PYQs करेंगे और भी सवाल देखेंगे। बाकी स्टेट के एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, ये इंपॉर्टेंस रखता है स्टेट में भी। ठीक, अब अगर हम मार्क्स की बात करें तो मैंने 7 मार्क्स का एवरेज दिया आपको, क्योंकि 2021 में 9 नंबर का आया था, 2022 में 4 नंबर और 2023 में 9 नंबर का। तो इसलिए 9 9 18 और 18 और 4 22, 22/3 7.33। ठीक, तो 7.7 मार्क्स मान सकते हो। ठीक, तो 7 नंबर के आसपास इसका एवरेज मार्क्स आते हैं आपके गेट एग्जाम में। तो इट्स अ गुड वेटेज सब्जेक्ट एंड दैट टू इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट एट ऑल। मतलब अगर बेस्ड ऑन की इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो आई वुड क्लासीफाई इट एज एन ईजी सब्जेक्ट। एक बार देख लो, समझ लो, नोट्स देख लो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। एग्जाम में जितने भी सवाल आएंगे वो आपसे बनने तय है। मतलब यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस, पक्का 100%। ठीक, चलिए, तो ये रहे हमारे 6 चैप्टर्स इस सब्जेक्ट के, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। अब इसमें है ये पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। यही है पहला चैप्टर, EMS इंक्लूडिंग ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ यहाँ पे नॉर्म्स हैं, तो उसके ISO नॉर्म्स को भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर लिए। ठीक, अब अगर आप गेट का एक बार ऑफिशियल सिलेबस भी जरा देखो, वी आर वेल अलाइंड विद द ऑफिशियल सिलेबस ऑफ गेट, सो लेट अस सी दैट सिलेबस ऑल्सो। तो ये क्रोम ओपन करते हैं एंड विल डाउनलोड दैट गेट ऑफिशियल सिलेबस। सो गेट 2024, और इसमें आ गया IASC का हमारा वेबसाइट। तो बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे और यहाँ पे ये एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्लिक करेंगे, ये आएगा। अच्छा, ये तो पास्ट ईयर पेपर हो गए, हमें चाहिए सिलेबस, है ना, गेट पेपर्स नहीं, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, टेस्ट पेपर एंड सिलेबस। ये तो गेट टेस्ट पेपर ये इसमें आएगा, यहाँ पे आएगा एनवायरमेंटल ये। तो दिस इज अवर सिलेबस, और इसमें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो है ये आखिरी पेज में आपको दिखेगा, लास्ट पेज में दिखेगा ये वाला, देखो सेक्शन 9। इसमें देखो सब चीज़ें हमने अपने इस सिलेबस में इंक्लूड की हुई हैं। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स ISO 14000 सीरीज, ये तो अभी हो जाएगा आपका।
एनवायरमेंटल ऑडिटिंग ये कल पढ़ लेंगे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, लाइफ साइकिल असेसमेंट ये भी हम कल पढ़ लेंगे, ह्यूमन हेल्थ रिस्क असेसमेंट ये भी पढ़ लेंगे, HHRA, तो ये सब हो जाएगा। फिर एनवायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसीज में ऑब्जेक्टिव्स, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, द वाटर एंड द एयर एक्ट्स विद द वेरियस अमेंडमेंट्स, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986, याद है आपको मैंने बताया था EPA 1986 में आया था, फिर 1991 में अमेंड हुआ था, ये हजार्डस वेस्ट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दौरान ही मैंने बताया, तो उसके पूरे नॉर्म्स यहाँ पे पढ़ने पूरे डिटेल में। फिर NGT एक्ट जो आया था 2010 में, फिर नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी NEP, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉज एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज ये, फिर एनर्जी एंड एनवायरमेंट, एनर्जी सोर्सेज, ओवरव्यू ऑफ रिसोर्सेज एंड रिजर्व्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी एनवायरमेंट नेक्सस, फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको शॉर्ट में SDGs कहते हैं, हर्डल्स टू सस्टेनेबिलिटी एंड देन एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स। तो सारी बातें हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो हमें पढ़नी है, सारा चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर्ड है, और ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है हमारे गेट के और बाकी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स, जैसे कि यहाँ पे पहला चैप्टर आप देख पा रहे हो। आर यू रेडी एवरीबॉडी? यस, सभी लोग रेडी हैं? यस, क्लियर है सभी को कि अब क्या करने जा रहे हैं? विजन क्लियर होना चाहिए, क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अनुराग, आदित्य, विभोर, स्मृति, प्रियम, आदर्श, चलो गुड गुड गुड। चलो, what is an EMS? Now, set of processes and practices that enable an organization to reduce its environmental impacts and increase its operating efficiency. मतलब EMS क्या है? एक सिस्टम है। जैसे आप एक सिस्टम फॉलो करते हैं, अपनी पढ़ाई में एक सिस्टम फॉलो करते हैं, आप अपने घर बना रहे हैं मान लो, तो उसमें एक सिस्टम फॉलो करते हैं कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। दिवाली के टाइम जो शॉपिंग करते हैं उसमें एक सिस्टम फॉलो करते हैं। हम रेगुलरली दिनचर्या में कुछ ना कुछ सिस्टम एक फॉलो कर रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट। वो हमारा इंटरनल मैकेनिज्म है कि कोई भी काम हम कर रहे होते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें हम एक सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी एक सिस्टम है ये जो एनवायरमेंट को मैनेज करने के लिए। तो सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस दैट इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये कि इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं हो रही है, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्केल की बात हो रही है। तो दिस इज द कीवर्ड हियर, ऑर्गेनाइजेशन। जब आप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल, and that organization as a whole should reduce its environmental impacts, the negative impacts on the environment, and should increase its operating efficiency also. दोनों चीजें हों, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़े, अच्छे से काम भी हो ऑर्गेनाइजेशन का, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम हो, दोनों चीजें होनी चाहिए। A framework that helps an organization achieve its environmental goals through consistent review, evaluation and improvement of its environmental performance. मतलब ये EMS एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो मदद करेगा, इट विल हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स एनवायरमेंटल गोल्स, जो उसके एनवायरमेंटल गोल्स उसने निर्धारित किए हुए हैं, थ्रू कंसिस्टेंट रिव्यू, बार बार रिव्यू कर करके, इवैल्यूएट करके और इंप्रूव करना उसका एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। ईच ऑर्गेनाइजेशंस EMS इज टेलर्ड टू इट्स ओन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का जो EMS होता है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, वो अपने अपने तरीके से वो टेलर्ड होता है, अपने अपने तरीके से वो बनाते हैं, कस्टम मेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल है, तो एप्पल क्या करता है अपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए। अभी आपने जो कीनोट देखा होगा, जो टिम कुक ने कहा कि हमने रिसाइक्लेबल मटेरियल्स का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो एक तरीके से वो ये बताना चाह रहे हैं हम अपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ओल्ड आईफोन्स में से मटेरियल्स निकाल के उसी से ही नए आईफोन्स को बनाने की कोशिश की है।
जो आईफोन्स वापस लिए उन्होंने बाय बैक किए, उसी से फिर नए आईफोन्स को बनाने की कोशिश किए। तो उसमें कई कंपोनेंट्स में उन्होंने बताया कि ये फुल्ली 100% रिसाइकल्ड है। उसके अलावा यही नहीं, जो बैटरीज लगाई गई हैं, तो बैटरीज जो सोर्स की गई हैं फ्रॉम ऐसे सोर्स से की गई हैं जहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स जो हैं जिसके पॉजिटिव हैं, ताकि हम उनके ऐसे कार्बन क्रेडिट्स खरीदते बेचते रहते हैं ना, ये आप पढ़ोगे आगे चल के। तो कंपनीज क्या करती हैं, अगर कुछ ऐसा काम करती हैं, कुछ गड़बड़ काम करती हैं, तो वो एनवायरमेंटल जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो किसी दूसरी कंपनी को या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, गवर्नमेंट को दे पे दैट मनी फॉर द हार्म दे आर कॉजिंग इन रिटर्न ऑफ द कार्बन क्रेडिट। तो इस तरह के काम वगैरह करते हैं। तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीकों से अपने सस्टेनेबल गोल्स को डेवलप करते हैं, अचीव करते हैं, ताकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो उनकी वजह से हो रहा है वो मिनिमाइज हो। तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग चीजें मैन्युफैक्चर करती हैं, तो सबका जो एनवायरमेंटल गोल होगा वो अलग अलग तरीके का होगा। EMS involves application of technology and management principles to decide, check and achieve eco-friendly targets। तो ये एप्लीकेशन ये इन्वॉल्व करता है एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल, दोनों टेक्निकल एक्सपर्टीज और मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू डिसाइड, चेक एंड अचीव इको फ्रेंडली टारगेट्स, मतलब जो कि ऐसे टारगेट्स हों जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने चाहिए। सो फाइनली हाउ डू वी डिफाइन EMS? EMS को कैसे डिफाइन करें? तो अब इसको हम प्रॉपर वे में डिफाइन कर सकते हैं कि EMS में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस कंसर्न्ड विथ ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शंस which seeks to identify some things। Now what are those top 3 things जो EMS से हमें फाइनली मिलती हैं? What are the environmentally desirable outcomes, मतलब what the organization wants to achieve ultimately? What are the physical, economic, social, cultural, political and technological constraints to achieving those outcomes? मतलब उन आउटकम्स को अचीव करने के लिए, जैसे एप्पल ने कहा हम रिसाइक्लेबल मटेरियल को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो अब रिसाइक्लेबल मटेरियल उस तक पहुंचेगा कैसे? What are the physical, economic, social, cultural, political and technological constraints to achieving those outcomes? What are the most feasible options for achieving those outcomes? मतलब और भी क्या क्या options हैं उन outcomes तक पहुंचने के लिए। So it is against this background, मतलब इसी background के against एक ISO 14000 सीरीज डेवलप की गई है, are being developed and implemented। मतलब इसी background को ध्यान में रखकर ISO 14000 सीरीज डेवलप की गई है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। वो क्या सीरीज है वो अभी हम आगे देखेंगे। इसके बाद एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स। नाउ देयर आर 3 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स। 3 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, एयर मैनेजमेंट सिस्टम एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। 3 ही होते हैं, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, एयर मैनेजमेंट सिस्टम एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अंडरलाइन दिस, ठीक, ये 3 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। अब पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स दैट आर कन्फाइंड टू वन ऑफ दीज सिस्टम्स, मतलब अगर कोई पॉल्यूशन हो रहा है जो किसी एक सिस्टम में हो रहा है, या तो ओनली एयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड, या तो ओनली वाटर इज गेटिंग पॉल्यूटेड, या तो ओनली सॉलिड वेस्ट इज गेटिंग जनरेटेड एंड ट्रीटेड, हैंडल्ड एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैट। तो पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स दैट आर कन्फाइंड टू वन ऑफ दीज सिस्टम्स आर कॉल्ड एज सिंगल मीडियम प्रॉब्लम्स। मतलब अगर हमारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन का किया हुआ कोई काम किसी इनमें से एक चीज को इंपैक्ट करता है तो वो सिंगल मीडियम प्रॉब्लम कहलाएगा। बट व्हेन अ पॉल्यूशन प्रॉब्लम क्रॉसेस बाउंड्रीज फ्रॉम वन टू द अदर, मतलब जैसे कि एग्जांपल अभी दूंगा मैं आपको, जैसे कि एसिड रेन एक इंडस्ट्री है, उसने जो है कुछ हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करी और एटमॉस्फेयर में छोड़ दी, तो एयर तो पोल्यूट हो गई। लेकिन फिर मान लो बरसात हुई, फिर SO2, NO2 जो गैसेस थी उन्होंने रिएक्ट किया पानी के साथ और HNO3, H2SO4 ऐसे एसिड्स बना करके एसिड रेन हो गई, उससे पानी भी पोल्यूट हो गया, सॉइल भी पोल्यूट हो गया। तो वो मल्टीपल चीजें उससे इंपैक्ट हो रही हैं, तो वो कहलाता है मल्टीमीडिया प्रॉब्लम्स। कि व्हेन अ पॉल्यूशन प्रॉब्लम क्रॉसेस बाउंड्रीज फ्रॉम वन टू द अदर, दे आर कॉल्ड एज मल्टीमीडिया प्रॉब्लम्स। और इसी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आगे लिख भी दिया है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है एसिड रेन। It is resulting because of emission of nitrogen and sulfur oxides
which are washed out of the atmosphere, but in turn polluting water and changing the soil chemistry. वो तो बरसात होगी तो सॉइल के ऊपर, पानी के ऊपर बरसात होगी. डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट बाय इंसिनरेशन, जैसे कि सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल इंसिनरेशन, अब आप जानते हो इंसिनरेशन उससे होगा, तो इट विल रिजल्ट इन एयर पोल्यूशन. डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट बाय वेट स्क्रबिंग लीड्स टू वाटर पोल्यूशन. मतलब वेट स्क्रबिंग मतलब उसको सॉइल फ्लशिंग जैसे होती है, तो उससे पानी का इस्तेमाल होता है, तो लिक्विड वेस्ट जनरेट होता है. लिक्विड एक्सट्रैक्शन में भी लिक्विड वेस्ट जनरेट होता है, तो ये इट विल लीड टू वाटर पॉल्यूशन अल्टीमेटली. तो ये सब एग्जांपल्स हैं मल्टीमीडिया सिस्टम्स के, कुछ एग्जांपल्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल हम सोच सकते हैं, बट आपको यू गॉट द पॉइंट कि व्हाट इज अ सिंगल मीडियम एंड व्हाट इज अ मल्टीमीडिया प्रॉब्लम. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईएमएस. ईएमएस की इंपॉर्टेंस क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस कैन एड्रेस देयर रेगुलेटरी डिमांड्स इन अ सिस्टमैटिक एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. तो उनकी जो डिमांड्स है रेगुलेटरी, हर सरकार की अपनी अपनी रेगुलेटरी डिमांड होती है. जैसे कि कुछ सरकारें ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है एनवायरनमेंट को लेकर के, कुछ सरकारें कम स्ट्रिक्ट होती है एनवायरनमेंट को लेकर. तो वहां जो कंपनी व्यापार कर रही हैं उनको वो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा. तो ऑर्गेनाइजेशंस अगर ऐसा करती हैं, एक सिस्टम तैयार करती हैं अपने लिए, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो रेगुलेटरी डिमांड्स जो सरकार के द्वारा आ रही हैं उनको भी फुलफिल कर पाएगी, और सिस्टमैटिक होने की वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव तरीका भी होगा. जो चीज सिस्टमैटिक होती है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाती है. सिस्टमैटिक implies cost effective also. Proactive approach can help reduce the risk of non-compliance and improve health and safety practices for employees and the public. मतलब अगर एक सिस्टम कंपनी खुद तैयार करेगी, सरकार के दबाव में आकर के करेगी, तो वो तो बात अलग है, वो तो फिर कभी करेगी कभी नहीं करेगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी चीज, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा रहता है सिग्नल पे, तो लोग ट्रैफिक लाइट फॉलो करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, नहीं तो सिग्नल जंप करके भाग जाते हैं. वही चीज़ अब कहीं जगहों पे कैमरे लगा दिए गए हैं, तो अब ट्रैफिक पुलिस वाला हो ना हो, लोग चुपचाप अपना खड़े हो जाते हैं. तो यहाँ पे भी उसी तरीके से बात हो रही है कि अगर एक प्रोएक्टिव अप्रोच होगी, मतलब एक कंपनी का जो टॉप मोस्ट प्रोएक्टिव अप्रोच कब आती है कंपनी में? कंपनी के निचले स्तर के लोग कब ढंग से काम करते हैं? जब ऊपर वाले लोग एक रूल सेट कर लेते हैं. अगर ऊपर वाले लोग कोई मतलब नहीं है टॉप मोस्ट लोगों को कि नीचे वाले लोग क्या कर रहे हैं, तो फिर नीचे वाले लोग कुछ भी करेंगे. तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच इसको कहा जाता है, इसको टॉप टू बॉटम अप्रोच भी बोलते हैं. प्रोएक्टिव अप्रोच जो होती है, इस प्रोएक्टिव अप्रोच को टॉप टू बॉटम अप्रोच भी कहा जाता है. मतलब जो टॉप मोस्ट कंपनी के लोग हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच मतलब कंपनी के जो टॉप मोस्ट लोग हैं, अगर वही लोग एक सिस्टम तैयार कर देंगे कि भाई सबको ये फॉलो करना है, हमारी कंपनी में काम करना है तो ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो मत करो, तो फिर लोग करेंगे या नहीं. हो तो ये चीजें प्रोएक्टिव अप्रोच के अंतर्गत आती हैं. दैट कैन हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड इंप्रूव द हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस फॉर एम्प्लॉइज एंड द पब्लिक. EMS कैन ऑल्सो हेल्प एड्रेस द बुक्स रिलेटेड इश्यूज. मतलब बुक्स मतलब ये किताबें जो आपकी अकाउंट्स की बुक्स होती है ना, ये उसकी बात हो रही है. एंड कैन प्रमोट स्ट्रॉन्गर ऑपरेशनल कंट्रोल एंड एम्प्लॉय स्टीवर्डशिप. तो एम्प्लॉयज के बीच में एक प्रॉपर मैसेजिंग होगी कि भाई हम जो है इस कंपनी में काम करेंगे, तो इस कंपनी के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कायदे कानून है, इसको फॉलो करना जरूरी है. EMS helps in the process related to achieving environmental standards as well as creating products which can be certified and labeled as green products. बहुत सारी जगहों पे आपने इस तरीके की मार्किंग्स देखी होंगी, है ना. अभी और भी बहुत सारी मार्किंग्स होती हैं, मैं आपको सारी मार्किंग्स अभी आगे बताऊंगा कि क्या क्या मार्किंग्स होती हैं. लेकिन ऐसे ग्रीन प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे, ऐसी मार्किंग की होती है ग्रीन कलर से, या फिर अलग अलग तरीकों से. एक डस्टबिन बना रहता है, फिर डस्टबिन बना रहेगा इस तरीके से, उसमें क्रॉस बना रहेगा. अलग अलग तरह तरह की मार्किंग्स आपने मोबाइल के डब्बों पे, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की डब्बे पे, या फिर फर्नीचर के डब्बों पे, पैकेजिंग पे, अमेजोन की पैकेजिंग, फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग आती है उस पे, तरह तरह की मार्किंग्स देखिए. तो ये मार्किंग्स का अपना मतलब होता है, और वो मार्किंग्स कब कब लगाई जा सकती है वो भी क्राइटेरिया सेट होता है, तो वो हम आगे अभी देखेंगे. इसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ EMS. EMS के बेसिक एलिमेंट्स क्या है?
तो उसके एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार हैं, टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, रिव्यूइंग द ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरमेंटल गोल्स। पहला एलिमेंट है कि अगर आप एक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप रिव्यू कर रहे हैं एनवायरमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंटल गोल्स को, कि उस ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंटल गोल्स क्या क्या होंगे, व्हाट आर द टॉप प्रायोरिटीज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। एनालाइजिंग इट्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, मतलब एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है उसके और उसकी लीगैलिटीज क्या है, मतलब सरकार क्या बोलती है क्या करना चाहिए, आप कर क्या रहे हो, पता चला सरकार कुछ रिक्वायरमेंट कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हो, तो यू विल नॉट फुलफिल दोज लीगल रिक्वायरमेंट्स। सेटिंग एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स एंड कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट्स, उसी का एक्सटेंशन। एस्टेब्लिशिंग प्रोग्राम्स टू मीट दीज ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स, प्रोग्राम्स को एस्टेब्लिश करना, कुछ नए नए जैसे कि कंपनीज का बाय बैक प्रोग्राम्स होते हैं, लैपटॉप एक्सचेंज कराओ, ये कराओ वो कराओ, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे आप एक बिस्लरी बॉटल भी खरीदते हो तो वो बॉटल में भी लिखा रहता है कि दिस कैन बी ब्रॉट बैक एट सर्टेन रुपीज पर केजी, पॉलिथीन में भी लिखा रहता है कि दिस कैन बी ब्रॉट बैक एट दिस रुपीज पर केजी। तो ये बायबैक टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, डिस्पोजल प्रोग्राम्स होते हैं, टीचिंग प्रोग्राम्स होते हैं कि लोगों को ज़्यादा अवेयर किया जाए। तो एस्टैब्लिशिंग प्रोग्राम्स टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग द प्रोग्रेस इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ये ऑब्जेक्टिव अचीव हुए कि नहीं हुए उसको मॉनिटर करो और मेजर करते रहो रेगुलरली। एंश्योरिंग एम्प्लॉइज एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड कॉम्पिटेंस, मतलब जो एम्प्लॉइज हैं क्या उनमें एनवायरमेंटल एक सेंस है कि नहीं है, अवेयरनेस है कि नहीं है, कि कंपनी के एनवायरमेंटल गोल्स को फुलफिल करने के लिए क्या चीज़ सही होगी क्या चीज़ नहीं होगी। और फिर उसका रिव्यूइंग प्रोग्रेस ऑफ ईएमएस, की जो आपने सिस्टम तैयार किया है उसका प्रोग्रेस क्या है, टाइम टू टाइम जनरली चेक किया जाता है, जैसे क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं उसमें चेक किया जाता है कि वेयर आर वी एट अवर एनवायरमेंटल गोल्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट। लास्ट में ये भी बात कर ही लेते हैं वो लोग प्रॉफिट वॉफिट के बाद, है ना, राइट। तो इसके बाद कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ ईएमएस, कुछ कॉस्ट एसोसिएटेड है और कुछ बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के। कॉस्ट एसोसिएटेड ये है, कुछ इंटरनल कॉस्ट है कुछ एक्सटर्नल कॉस्ट है। इंटरनल कॉस्ट में आपको अपने कुछ स्टाफ का, मैनेजर्स का कुछ समय इसमें इन्वेस्ट करवाना पड़ेगा, कि आप स्पेशली देखोगे कि सॉलिड वेस्ट जो है वो सेग्रीगेटेड है, आप स्पेशली देखोगे कि कहीं कोई लिटरिंग तो नहीं कर रहा है ना, एम्प्लॉय का समय लगेगा, मैनेजर्स का समय लगेगा, तो आपको उसकी सैलरी देनी है उस एनवायरमेंटल गोल्स को अचीव करवाने के लिए। एक्सटर्नल कॉस्ट है कि अगर आप किसी की कंसल्टेंसी लेते हैं, जैसे कि कोई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कोई एजेंसीज हैं जो कि इस चीज़ में एक्सपर्ट है, तो उनके आप कंसल्टेंसी ले रहे हैं, तो पोटेंशियल कंसल्टिंग असिस्टेंट्स इफ़ यू आर टेकिंग, आउटसाइड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल आप ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका क्लासिकल एग्जांपल है पोटेंशियल कंसल्टिंग असिस्टेंट्स का, क्लासिकल एग्जांपल सैमसंग है। सैमसंग हैज़ पार्टनर्ड विद दिस कंपनी कॉल्ड एज कैशिफाई। तो जब आप सैमसंग का नया मोबाइल लेते हैं तो कैशिफाई वाले उसको पिक कर लेते हैं आपके घरों से और पुराना मोबाइल, और उसके बदले आपको देते हैं। फिर वो कैशिफाई वाले एक कट अपना रख लेते हैं और फिर मोबाइल जो है वो सैमसंग को वापस कर देते हैं। तो ऐसे करके कुछ असिस्टेंस किसी दूसरी कंपनी से जो किसी दूसरी चीज़ में एक्सपर्ट है उससे ये काम को करवा सकते हैं, क्या है, आउटसाइड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, मतलब बाहर से इनकी ट्रेनिंग वगैरह करवाना। तो ये कॉस्ट एंड कॉस्ट्स हैं एसोसिएटेड। बेनिफिट्स क्या है, इम्प्रूव्ड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, बेहतर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, एनहेंस्ड कंप्लायंस, जो लोकल कंप्लायंस है, लोकल रूल्स है उसको फॉलो करना, पॉल्यूशन प्रिवेंशन, ठीक है, पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना। जैसे कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूएस में क्या हुआ था, 2019-2020 की बात है, जितने भी ये सब चीज़ें हैं जैसे कि फास्ट फूड चेन्स है, जैसे कि KFC, मैकडोनल्ड्स या फिर बर्गर किंग, इन सभी ने कहा कि हम लोग जो है एंटीबायोटिक फ्री चिकन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यूएस ने रेगुलेशन दे दिया। तो रेगुलेशन दे दिया तो अब उनको एंटीबायोटिक्स फ्री चिकन का यूज़ करना पड़ेगा, दे हैव टू यूज़ इट। इंडिया में ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है, तो ऐसी कंपनियां यहाँ पे एकदम चुप रहती हैं कि भाई एंटीबायोटिक्स का चिकन यूज़ करना है करो, जितना करना है करो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है। तो कंप्लायंस एनहांस हो जाएंगे, अब एनहांस्ड कंप्लायंस होगा अगर गवर्नमेंट के रेगुलेशंस उस हिसाब से सेट किए गए। तो पॉल्यूशन प्रिवेंशन, रिसोर्स कंजर्वेशन, न्यू कस्टमर्स और न्यू मार्केट,
इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट्स ऑल्सो, एनहेंस्ड एम्प्लॉय मोरल, कि भाई एम्प्लॉय जो इस कंपनी में काम कर रहा है वो एनवायरनमेंट का, अपने आसपास की हवा का, पानी का ध्यान रख रहा है। एनहेंस्ड इमेज विद द पब्लिक, तो पब्लिक इमेज के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये कंपनी एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंपनी है या नहीं तो फिर उस कंपनी की फिर नेगेटिव जो है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होने लग जाएगी कि दे आर पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट अ लॉट, वी विल नॉट बाय देयर प्रोडक्ट्स। तो एनहेंस्ड इमेज विद पब्लिक, रेगुलेटर्स, लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉय अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब एनवायरमेंटल एम्प्लॉय अवेयरनेस होगा, ये इसके बेनिफिट्स हैं ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कंपनियों के जो एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छा वो एम्प्लॉयज़ ही नहीं कि वो अपनी फैमिलीज़ को भी उसी तरीके से फिर ट्रेन करना शुरू करेंगे क्योंकि उनकी आदतें चेंज होने लग जाएंगी। तो एक कंपनी में कोई अगर पर्सन काम करता है तो उसकी अगर आदतें बदलती हैं तो उसके परिवार की भी आदतें धीरे धीरे बदल जाती है। फिर अब आते हैं हम यहाँ पे ईएमएस साइकिल पे। ईएमएस साइकिल इज अ 5 स्टेप साइकिल और ये खुद को रिपीट करता है। इट्स जस्ट लाइक कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल जो रिपीट होता है, उसी तरीके से ये ईएमएस साइकिल है जो कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहता है। तो ईएमएस साइकिल एज पर आईएसओ 14001, ये आईएसओ सीरीज है, 14000 सीरीज देखेंगे अभी। EMS encourages an organization to continuously improve its environmental performance। तो EMS जो है वो encourage करता है एक organization को to continuously improve its environmental performance। स्टार्ट होता है commitment and policy से और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाता है commitment and policy से, फिर planning, फिर implementation, फिर evaluation, फिर review, फिर उसके बाद फिर दूसरे कमिटमेंट्स एंड पॉलिसी अगर चेंज होती है गवर्नमेंट रेगुलेशंस तो फिर उसके बाद वही प्लानिंग, फिर वही इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, फिर रिव्यू एंड देन इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड इट इज कंटिन्यूसली इम्प्रूव्ड एज पर द स्टैंडर्ड्स। तो लेट अस सी वन बाय वन व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर। कमिटमेंट एंड पॉलिसी, पहला कमिटमेंट एंड पॉलिसी कि टॉप मैनेजमेंट कमिट्स टू एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट, मतलब टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि वी आर नाउ कमिटिंग टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट एंड वी आर एस्टेब्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरमेंटल पॉलिसीज। तो कुछ फ्रेमवर्क हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि इन बातों का हमें ध्यान रखना है। द पॉलिसी इज द फाउंडेशन ऑफ द ईएमएस। तो ये जो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा फोन्स को बाय बैक करो या फिर ये जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है उसको हमारे प्रेमाइसेस में बैन करो, तो ये टॉप मैनेजमेंट जब एक बार कुछ की डिसीजंस लेता है, इसके बाद फिर लोअर मैनेजमेंट फिर उस पर और ज्यादा काम करना शुरू करता है। तो ये है पहला पार्ट जो कि है कमिटमेंट एंड पॉलिसी का पार्ट। दूसरा आता है फिर प्लानिंग। फिर जो डिसीजंस, जो बड़े स्टेप्स लिए गए हैं, जो बोल दिया गया है, अब जैसे अनाउंसमेंट तो हो गया लेकिन फिर उस पर बेस्ड अब प्लानिंग शुरू होगी कि इसको कैसे करवाया जाए, how to ensure this thing happens। So planning phase में an organization first identifies environmental aspects of its operation। Environmental aspects are those items such as air pollutants और hazardous waste। hazardous waste जैसे कि अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं hazardous waste को, हमारा पूरा सब्जेक्ट खत्म हो गया hazardous waste वाला। तो air pollutants और hazardous waste that can have a negative impact on people and or environment, है ना। तो हजार्डस वेस्ट हमारे घरों में ही आपने देखा कितने सारे हजार्डस वेस्ट होते हैं जो हमको पता ही नहीं थे पहले। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ने के पहले वी नेवर न्यू कि इतने सारे हजार्डस वेस्ट हमारे घरों में आसपास में है। कुछ करोसिव, कुछ फ्लेमेबल, कुछ टॉक्सिक, है ना। तो ये पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स है, हजार्डस वेस्ट है। तो ऑर्गेनाइजेशन में तो और बहुत कुछ हो सकता है। An organization then determines which aspects are significant by choosing criteria considered most important by the organization। मतलब organization की top priority क्या है, उसके बेसिस पे वो डिटरमाइन करता है कि कौन कौन से significant aspects हैं जिनको हमें फोकस में रखना है। Thereafter objectives and targets are set। An objective is an overall environmental goal। A target is a detailed quantified requirement that arises from the objective। Again that can be a gate question एज वेल एज योर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पेपर आप लोग दे रहे हो। राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान का फॉर्म भरा गया है क्या कि अभी नोटिस ही आया है? बताओ जरा। राजस्थान हो गया, हरियाणा, मेरे को ग्रुप में बताना, ठीक है? ठीक है, ग्रुप में बताना। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, है ना। तो ये सब में भी यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव और टारगेट, जनरली लोगों को लगता है कि ये सेम ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले।
ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एनवायरमेंटल गोल का एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन जो टारगेट शीट होती है इनकी बनती है जो एक, उसमें डिटेल्ड क्वांटिफाइड रिक्वायरमेंट होती है जो अराइज करती है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स। मतलब ऑब्जेक्टिव्स से हम टारगेट्स को सेट करते हैं, ये हमारा पहला टारगेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे टारगेट सेट होते हैं। इन द फाइनल पार्ट ऑफ द प्लानिंग स्टेज इज डिवाइजिंग एन एक्शन प्लान फॉर मीटिंग द टारगेट्स। जो फाइनल पार्ट होता है ऑफ द प्लानिंग स्टेज वो है डिवाइस करना एक्शन प्लान फॉर मीटिंग द टारगेट्स। तो इतना सब होने के बाद अब बारी आती है इंप्लीमेंटेशन की। अब इंप्लीमेंट करना शुरू करो भाई, इसको इंप्लीमेंट करो। तो एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज थ्रू विद द एक्शन प्लान यूजिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज, ह्यूमन, फाइनेंशियल, तरह तरह के रिसोर्सेज जो जो इनको चाहिए। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस इज डन फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं सबकी ट्रेनिंग, सबकी अवेयरनेस करवाना, ये सब जिम्मेदारी है ऑर्गेनाइजेशन की। अदर स्टेप्स इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन, फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। एसओपीज को लिख लो, एसओपीज को लिख लो, मतलब है एसओपी माने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, लिखो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक। एंड सेटिंग अप इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन लाइंस, ठीक। फिर इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ऑफ टारगेट्स whether they are met, if not corrective actions are to be taken, that is the evaluation phase. And then review, कि टॉप मैनेजमेंट रिव्यूज द रिजल्ट। मतलब ये फिर मीटिंग्स कर करके बताओ भाई जो बताया थे आपको पिछली मीटिंग में वो कितना हुआ, राइट। तो टॉप मैनेजमेंट रिव्यूज द रिजल्ट ऑफ द इवैल्यूएशन टू सी इफ द ईएमएस इज वर्किंग। Management determines whether the original environmental policy is consistent with the organizational values. The plan is then revised. इस प्लान को फिर रिवाइज करेंगे to optimize the effectiveness of EMS. तो हर बार ये बेहतर और बेहतर और बेहतर environmental goals की तरफ हम जाएंगे। The review stage created a loop of the continuous improvement of a company. मतलब ये जो continuous improvement ऊपर में आपने देखा था, ये एक continuous improvement का प्रोसेस है। तो 5 याद कर लो फटाफट, याद हो गया सभी को? खटाखट याद करते जाओ, टाइम ज्यादा नहीं है अपने पास, अपने को जल्दी जल्दी जो है ना पढ़ते चले जाना है और सिलेबस खत्म करना है। याद करते जाओ साथ साथ, सिंपल है, इससे क्वेश्चन भी सिंपल सिंपल बनेंगे। बोलेंगे व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ईएमएस साइकिल, तो फिर कमिटमेंट एंड पॉलिसी, फिर प्लानिंग, फिर इंप्लीमेंटेशन, फिर इवैल्यूएशन और फिर रिव्यू, फिर से वही चीज एंड फिर से वही चीज, समझे? राइट। इसके बाद अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट है अबाउट दी आईएसओ, कि ये आईएसओ क्या चीज है। जब हमने यहाँ पे बीच में देखा था आईएसओ 14001, ईएमएस साइकिल एज पर 14001, आईएसओ सीरीज को फॉलो करना, यहाँ भी एक बार हमने देखा था, है ना। ये देखो, इट इज अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड दैट आईएसओ 14000 सीरीज आर बीइंग डेवलप्ड। तो ये आईएसओ है क्या चीज, लेट अस सी दैट। So first of all, let us talk about ISO. What is it? ISO जो है उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, एस्टैब्लिश्ड इन 1947। याद करना बहुत इजी है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी साल इसका भी गठन हुआ था, तो इजी टू रिमेंबर इन दैट रिलेशन। एंड हेंस सिंस becomes the premier international standards organization। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम ही ये है कि टेस्टिंग कर करके ना कुछ स्टैंडर्ड सेट करना। जैसे हम लोग आईएस कोड्स की बात नहीं करते, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, जैसे कि आप आरसीसी डिजाइन के लिए IS 456 यूज करते हैं, IS 800 स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए यूज करते हो। उसके अलावा एनवायरनमेंट में हम लोग IS 10500 यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स। ऐसे बहुत सारे आईएस कोड्स 3025 के वेरियस पार्ट्स है जो केमिकल टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। डिस्पोजल इन सी, डिस्पोजल इन रिवर, डिस्पोजल ऑन लैंड, सबके लिए अपने अपने आईएस कोड्स बने हुए हैं। तो इसी तरीके से जैसे इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स हैं, वैसे एक इंटरनेशनल एजेंसी है और उस इंटरनेशनल एजेंसी का काम ही है रेगुलर कुछ कुछ चीज़ों की, हर तरह की चीज़ों की टेस्टिंग कर करके कुछ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स सेट करना, क्वालिटी से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड सेट करना। और ये एजेंसी जो है ये सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करती है। कई बार आपने कुछ कंपनी में देखा होगा ISO 14001 सर्टिफाइड, ISO 9001 सर्टिफाइड, ऐसी कंपनीज होती हैं। तो वो मतलब एक ISO
की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं और फिर उनको सर्टिफाई भी किया जाता है कि यस दिस कंपनी इज दिस सर्टिफाइड। तो ये एक वो एजेंसी है। तो सिंस दैट टाइम ISO हैज डेवलप्ड मोर देन 9000 स्टैंडर्ड्स फॉर अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम स्क्रू थ्रेड्स, मतलब जो स्क्रू के थ्रेड्स होते हैं जो ऊपर में, एंड फास्टनर्स टू अ हाई लेवल टेक ऑल्सो लाइक नैनो टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो छोटे से बड़ी चीज, कहने का मतलब ये हर चीज के लिए इन्होंने स्टैंडर्ड सेट करके रखे हुए हैं, टेस्टिंग कर करके। ISO also developed the widely used quality management system और QMS standards which are ISO 9000 series। कि एक कई बार आपने देखा होगा ISO 9001, 9002, 9003 बहुत सारे प्रोडक्ट्स में लिखा रहता है, कंपनियों के नीचे लिखा रहता है ISO 9000 complied। तो इसका मतलब यह है कि कुछ वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है कि वो कंपनी अपनी क्वालिटी को मैनेज करके रखी है एज पर द ISO स्टैंडर्ड्स और वो सर्टिफाइड भी है। The ISO standards are not bounding, मतलब ये बाउंडिंग नहीं है, and are published for voluntary acceptance। मतलब अगर आपको ऑफ कोर्स एक प्रोडक्ट दिखाएंगे जिसमें ISO सर्टिफिकेशन होगा, दूसरा दिखाएंगे जिसमें नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स सेम रेट के दोनों प्रोडक्ट्स हैं, आप उसी को बाय करोगे जिसमें ISO सर्टिफाइड होगा, थोड़ा सा बिलीफ या फेथ लोगों का बढ़ जाएगा उस पर। बट दे आर ऑफन इनकॉर्पोरेटेड इनटू नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीज ऑल्सो। मतलब इंडिविजुअल कंट्रीज प्रेफर करते हैं कि इन्हीं स्टैंडर्ड्स को हम भी फॉलो कर लें। ISO considers the following 3 key principles in developing international standards। मतलब ये जो स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं तो 3 की प्रिंसिपल्स यहाँ पे यूज करते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद कर लो अभी के अभी। जो 3 की प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करते हैं ISO सीरीज डेवलप करने के लिए वो है कंसेंसस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो व्यूज हैं वो देखा जाता है, इंडस्ट्री जो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है कि नहीं है, और ये वॉलेंट्री नेचर का है कि नहीं है, कोई बाइंडिंग नेचर का नहीं है, वॉलेंट्री नेचर का होना चाहिए। ठीक है, करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ऐसा है। तो कंसेंसस, इंडस्ट्री वाइड एप्लीकेबिलिटी और वॉलेंटरली। ठीक, द व्यूज ऑफ ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज आर टेकन इनटू अकाउंट इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर्स, वेंडर्स, कंज्यूमर्स, ग्रुप्स, टेस्टिंग लेबोरेटरीज, गवर्नमेंट्स, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। टेस्टिंग लेबोरेटरीज है, एक कॉमा हटा दो ये वाला, सिर्फ पूरा है टेस्टिंग लेबोरेटरीज, गवर्नमेंट्स, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स में भी एक कॉमा नहीं है, इसको हटा दो। ठीक, एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। तो अलग अलग लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखकर सभी से पूछा जाता है, उस बेसिस पे ही कोई स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है। दूसरा, इंडस्ट्री वाइड एप्लीकेबिलिटी, that the goal is to draft standards that satisfy industries and customers worldwide. However, ISO has no authority to impose its standards on any government or organization। मतलब ये just like a company है, कोई एक बड़ी कंपनी होती है, सैमसंग एक कंपनी है, एप्पल एक कंपनी है, वैसे ही समझो ISO भी एक कंपनी है जो चीजों को स्टैंडर्डाइज करने का काम करती है। फिर वॉलेंट्री नेचर, कि ऑल ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड आर, ये और नहीं है जी, ये आर है, आर वॉलेंटरी। ठीक, दस देयर एक्सेप्टेंस बाय इंडस्ट्री इज मार्केट ड्रिवन, ये मार्केट ड्रिवन है, एंड बेस्ड ऑन वॉलेंटरी इन्वॉल्वमेंट इन ऑल पार्टीज इन द मार्केट प्लेस। मतलब एक मार्केट प्लेस में जितनी पार्टीज हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, हमने जिससे लिया वो रिटेलर्स, उन्होंने जिससे लिया होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स, तो सभी लोगों का यहाँ पे एक मत होता है। ISO formed a strategic action group on the environment, that is SAGE। SAGE का full form क्या है? Strategic Action Group on the Environment in 1991। Again a very important point here। ये सब काफी important points हैं कि ISO formed a strategic action group on the environment, SAGE, in which year? 1991, directly asked in the Pollution Control Board exams. As a result of the finding of the SAGE, the ISO formed a technical committee named TC207 in 1993. To TC207 the technical committee 207, मतलब इसमें एक्चुअली 207 मेंबर्स थे, तो इसीलिए वो TC207 कहलाई। TC207 became responsible for drafting the ISO 14000 सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स। मतलब ये जो TC207 जो कमिटी बनाई गई थी, इन्होंने ये एपिक ISO 14000 सीरीज जो दुनिया भर में यूज होते हैं, इस टीम ने मिलकर के ISO 14000 सीरीज डेवलप की। ठीक,
तो आपको ये क्रोनोलॉजी क्लियर हो गई है, जो सिस्टम चल रहा है वो क्लियर है? यस, ऑल राइट। आइए अब आते हैं हम लोग ISO 14000 सीरीज पे, क्योंकि आपने देखा कि गेट के सिलेबस में देख ही रहे हो यहाँ पे कौन सी सीरीज की बात हो रही है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम तो खो गया, अपना पढ़ लिया हम। अब नेक्स्ट बात हो रही है ISO 14000 सीरीज की। इसी सीरीज को अभी हमें देखना है, ठीक? चलो ISO 14000 सीरीज पे आइए। ISO 14000 सीरीज स्टैंडर्ड्स फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सर्टिफिकेशन। ISO 14000 is defined as a series of international environmental management standards, guides and technical reports. तो ये एक सीरीज है ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, गाइड्स एंड सम टेक्निकल रिपोर्ट्स आर ऑल्सो अटैच्ड अलॉन्ग विद दैट। बहुत जरूरी है टेक्निकल रिपोर्ट भी, कि भाई हमने क्या फाइंडिंग्स टेक्निकली पाई है ना? तो ये सब चीजें मिलकर के ISO 14000 सीरीज बनती है। The standards specify requirements for establishing an environmental management policy. एक environmental management policy बनाइए। Determining environmental impacts of products और services। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे ना, तो आपको उसका सैंपल भेजना पड़ेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो उसमें मुहर लगा सकें कि वो ISO 14000 कंप्लाइंट है या फिर नहीं। Determining environmental impacts of products और services, सर्विसेज भी इसमें इंक्लूडेड है, प्रोडक्ट्स भी है और सर्विसेज भी, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे IT सेक्टर वाले हैं, इन्फोसिस क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। TCS क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। ये मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करते ये लोग, तो उनका भी अपना एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता है? क्योंकि वो वहां पे लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं। प्लानिंग द एनवायरमेंट ऑब्जेक्टिव्स, इंप्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स एंड कंडक्टिंग करेक्शंस एंड मैनेजमेंट रिव्यूज। मतलब ये लोग क्या करते हैं, ISO 14000 सीरीज जो आपको देते हैं, मतलब सर्टिफिकेशन, तो वो ये सब चीज़ें को चेक करते हैं, और अगर कुछ गलतियां आपके सिस्टम में पाई जाती हैं तो इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि आप फिर दोबारा से हमें सर्टिफिकेशन के लिए भेजिएगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इफेक्टिव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ISO 14000 सीरीज विल मेक श्योर कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से इफेक्टिवली एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो जाए, राइट? द स्टैंडर्ड्स सीक टू प्रोवाइड, मतलब कोई ना कोई तो एजेंसी होनी चाहिए ना, जो आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो उसको सर्टिफाई कर सके। तो ये एक वो एजेंसी है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, जो कि वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर पाती है। द स्टैंडर्ड्स सीक टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव टूल्स दैट मेक यूज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड अप्लाइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। मतलब USA ने अगर कुछ काम किया, फ्रांस ने कुछ काम किया, इंडिया ने कुछ काम किया अलग अलग फील्ड में, या फिर फॉर एग्जांपल अदर XYZ सिटी ने काम किया, कंट्री ने काम किया, ये सभी स्टैंडर्ड्स में से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, इन सभी को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पर ला करके कुछ एक कॉमन स्टैंडर्ड्स, एक कॉमन कंसेंसस के बेसिस पे बनाती है। समझे बात को? तो ये है एक ISO, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, ये ओवरऑल पूरी दुनिया भर में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही है। जैसे इंडिया को माना जाता है टू डू द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चरल फील्ड, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जो नए नए फार्मिंग टेक्निक्स हैं, तो ये सब चीजें इंडिया से उठा के बाकी के देशों में स्प्रेड की जाती हैं। और व्हाट डज ISO 14000 डू एंड हु इज इट फॉर? किसके लिए है ये? सवाल तो यही आता ना कि ये करता क्या है और किसके लिए है। तो इट सेट्स आउट द क्राइटेरिया फॉर एन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड कैन बी सर्टिफाइड टू। ये क्राइटेरिया जो अभी तक हम EMS की बात कर रहे थे, ये उसका क्राइटेरिया सेट करने में मदद करता है कि कंपनी को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये बताओ आपका गोल क्या है, तो उस गोल के हिसाब से देखो ISO है स्टैंडर्ड, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपको मीट करने हैं। इट मैप्स आउट अ फ्रेमवर्क दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फॉलो टू सेट अप एन इफेक्टिव EMS डिजाइन्ड फॉर एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ इट्स एक्टिविटी और सेक्टर। एक्टिविटी और सेक्टर, ऑफ नहीं है ये, और है, ठीक है? और कर लो इसको, और सेक्टर, ठीक। व्हाट डू द स्टैंडर्ड्स इन द ISO 14000 फैमिली कवर? क्या कवर करते हैं? देखो,
ISO 14000 provides requirement with the guidance for use that relate to environmental system. तो जो 14001 वाली जो सीरीज है, it provides with the guidance, ISO 14001 स्पेशली 14000 की तो पूरी सीरीज है, उसमें 1 2 3 4 5 6 सब है. जो 14001 है, it provides requirement with guidance for use that relate to environmental systems. पहली वाली कोड. Other standards in the family focus on specific approaches such as audit कैसे करना है, environmental audit पढ़ेंगे अपन कल, life cycle assessment पढ़ेंगे, तो such as environmental audits, communication, labeling and loves, no, life cycle, क्या लिखा गया, ये सब कभी कभी क्या है ना, ये ऑटो टाइपिंग कर देता है, लाइफ साइकिल है, ठीक है, लेबलिंग एंड लाइफ साइकिल एनालिसिस एज वेल एज एनवायरमेंटल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज. ठीक, इसके बाद देखो आगे, टाइप्स ऑफ ISO 14000 स्टैंडर्ड्स. द ISO 14000 सीरीज स्टैंडर्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई सभी के लिए, नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स और इंफॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स. नॉर्मेटिव एंड इंफॉर्मेटिव दो तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं ISO 14000 में, नॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव. नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स इंडिकेट द रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी मेट एंड कैन बी ऑडिटेड फॉर सर्टिफिकेशन. मतलब ये मस्ट वाला फैक्टर आ जाता है, मस्ट वाला फैक्टर आता है नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स में कि अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो भाई ये काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं दे रहे. और इंफॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स दीज प्रोवाइड गाइडेंस एंड द रिक्वायरमेंट्स एंड नॉट ऑडिटेड फॉर सर्टिफिकेशन. मतलब आपको सर्टिफिकेशन इनकी तरफ से चाहिए तो इंफॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स करोगे नहीं करोगे वो आपके ऊपर है, लेकिन नॉर्मेटिव वो है जो कि लागू होने जरूरी है, तभी हम आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे. नोट, इन द ISO 14000 सीरीज ओनली ISO 14001 इज द नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड and all other standards are informative standards. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ISO 14000 सीरीज में 14001 ही केवल नॉर्मेटिव है, स्टैंडर्ड है, और बाकी सारे के सारे इंफॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स है. क्लियर? ठीक. The ISO 14000 series standards can also be categorized based on their focus. उनका फोकस क्या है उस पे बेस्ड. तो उसमें भी दो तरह के हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल और प्रोसेस स्टैंडर्ड्स एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टैंडर्ड्स. ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेस स्टैंडर्ड्स में इंक्लूड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम EMS, एनवायरमेंटल ऑडिटिंग ये अपन कल पढ़ेंगे, एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ये भी कल पढ़ेंगे. ठीक है, तो EMS हो गया, अभी क्या हो गया समझ में आ गए. एनवायरमेंटल ऑडिट कैसे करते हैं वो देखेंगे, और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन देखेंगे. उसके बाद प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टैंडर्ड्स कि these include लाइफ साइकिल असेसमेंट, ये भी हम कल पढ़ेंगे. एनवायरमेंटल लेबलिंग ये भी कल आ जाएगा, और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स इन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स ये भी हम पढ़ लेंगे आगे की क्लासेस में. तो ये सारी बातें जो इंडिविजुअल लिखी हुई हैं ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेस स्टैंडर्ड्स में, प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टैंडर्ड्स में, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें हैं, ये प्रोसेस से रिलेटेड बातें हैं. इस बात का भी ध्यान रखो. अगर हम बोलते हैं जैसे एक MSQ बन गया गेट में कि विच वन ऑफ दीज, MSQ बन गया, एक MSQs में ऐसे सब सवाल बन सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सा एक प्रोसेस रिलेटेड स्टैंडर्ड है और इनमें से कौन कौन सा एक प्रोडक्ट रिलेटेड स्टैंडर्ड है. प्रोडक्ट यानी कि जो मैन्युफैक्चर हुई आइटम है वो, प्रोसेस मतलब किस प्रोसेस से होकर ये पूरा गुजरा है, फाइनल आइटम से मतलब नहीं है, प्रोसेस पूरा का पूरा कैसा है. क्या पता फाइनल प्रोडक्ट बड़ा अच्छी क्वालिटी का हो, लेकिन जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है वो बहुत एनवायरमेंटल डैमेजिंग हो, ये भी हो सकता है. या प्रोसेस काफी एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो लेकिन बाद में जो प्रोडक्ट बना वो एनवायरमेंटल डैमेजिंग हो. तो दोनों बातों का ध्यान रखना है, समझ में. इसलिए दो स्टैंडर्ड क्यों है. ऑर्गेनाइजेशन या प्रोसेस स्टैंडर्ड्स में ये तीन चीजें हैं. एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, इट्स फॉर अ प्रोसेस, एनवायरमेंटल ऑडिटिंग एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये तीन है. और फिर लाइफ साइकिल असेसमेंट, एनवायरमेंटल लेबलिंग एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स इन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड. अगेन ये तीन, ये है प्रोडक्ट बेस्ड स्टैंडर्ड्स. ठीक, तो ये MSQ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. लिख लो MSQ, गेट MSQ, उसमें काफी इंपॉर्टेंस रखेगा, है ना. हम लोग गेट का पेपर बनाने वालों के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा सोच सोच के देखें कि क्या क्या वो क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना. राइट, इसके बाद देखिए, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ISO 14000 सीरीज स्टैंडर्ड्स हैं.
वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने वो चुन लिए हैं आपके लिए जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है, और वो ये सब है। तो मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ, इनके नंबर्स को आपको याद करना है। ISO 14001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है जो रिक्वायरमेंट्स विद गाइडेंस फॉर यूज, ठीक, मतलब ये रिक्वायरमेंट्स बताता है और गाइडेंस देता है कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। ISO 14004 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है जनरल गाइडलाइंस ऑन प्रिंसिपल्स, सिस्टम्स एंड सपोर्टिंग टेक्निक्स। ISO 14005 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है गाइडलाइंस फॉर अ फ्लेक्सिबल अप्रोच टू फेज्ड इंप्लीमेंटेशन। 14006 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है गाइडलाइंस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग इको डिजाइन। इसको डाउनलोड भी आप कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े ISO हैं ये, और इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है हमको इसमें नहीं जाना है, हमको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट ISO के नाम क्या क्या हैं बस वो याद करने हैं, ठीक। तो इसी कारण इसको डिटेल में नहीं जाने का आपको। फिर ISO 14010 द गाइडलाइंस फॉर एनवायरमेंटल ऑडिटिंग, उसके जनरल प्रिंसिपल्स। 14015 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल असेसमेंट ऑफ साइट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ISO, ये काफी फेमस हो रखा है आजकल। ISO आपने सुना होगा न्यूज वगैरह में। तो ये इसका फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल असेसमेंट ऑफ साइट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं या कैंपसेस होते हैं या फिर जो एरियाज होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो वहाँ का ISO किया जाता है, एनवायरमेंटल असेसमेंट ऑफ साइट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ISO 1420 टू 1425 एनवायरमेंटल लेबल्स कौन कौन से यूज होते हैं एंड डिक्लेरेशंस, वो इन्हीं में है। ISO 14030 ग्रीन बॉन्ड्स की एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ नॉमिनेटेड प्रोजेक्ट्स एंड एसेट्स डिस्कसेस पोस्ट प्रोडक्शन एनवायरमेंटल असेसमेंट। तो ग्रीन बॉन्ड्स मतलब कि कुछ ऐसा प्रोवाइड करना उनको इंसेंटिव फॉर डूइंग सम गुड वर्क। ISO 14031 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इसमें एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन गाइडलाइंस। ISO 14040 टू 14049 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, लाइफ साइकिल असेसमेंट डिस्कसेस प्री प्रोडक्शन प्लानिंग एंड एनवायरमेंटल गोल सेटिंग, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद ISO 14050 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, वोकैबुलरी, टर्म्स एंड डेफिनेशंस ऑफ वेरियस थिंग्स व्हिच आर यूज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ISO 14062 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इंटीग्रेटिंग एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स इनटू प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ISO 14063 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन गाइडलाइंस एंड एग्जांपल्स। ISO 14064 भी इंपॉर्टेंट है और वो है बेस्ड ऑन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मेजरिंग इट, क्वांटिफाइंग इट एंड रिड्यूसिंग, हाउ टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन में, इसको एयर पोल्यूशन में डिटेल में पढ़ेंगे। एयर पोल्यूशन अपना एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो दिस इज द सब्जेक्ट नॉट अ चैप्टर। एयर पोल्यूशन के अंदर ही 10 चैप्टर है ना। अभी तक एनवायरमेंट में क्या किए थे, एयर पोल्यूशन एज अ चैप्टर पढ़े थे, अभी एयर पोल्यूशन सब्जेक्ट में पूरा पढ़ेंगे। ISO 14090 is the adaptation to climate change in which principles, requirements and guidelines are provided. Again 14090 is important. ये कुछ ऐसे ISO हैं जो मैं मार्क करा रहा हूँ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक। इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ ISO 14000 सर्टिफिकेशन, क्या इसके बेनिफिट्स है। अब तक हम ये समझ भी चुके हैं कि इट कैन बी अचीव्ड बाय हैविंग एन accredited auditor verify that all the requirements are met और कंपनी में सेल्फ डिक्लेयर इट, ठीक। Obtaining the ISO 14000 certification can be considered a sign of commitment to the environment which can be used as a marketing tool। मतलब कंपनी अगर इसको मार्केटिंग टूल की तरह यूज करना चाहे, देखो भाई हमने ISO 14000 सर्टिफिकेशन लिया है, वी आर केयरिंग फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो, तो इट कैन बी यूज्ड एज अ मार्केटिंग टूल ऑल्सो। And that is what they are doing, right? Big companies, CEOs are coming up and telling, see, we are using recyclable material and all. They are using these things as a marketing tool. Being able to sell the products to companies that use ISO 14000 certified suppliers, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करिए जो 14001 को कंप्लाई करते हो। Companies and customers may also pay more for products that are considered environment friendly। ऐसे प्रोडक्ट्स जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स वो प्रेफर करते हैं, भले ही वो थोड़े से कॉस्टली क्यों ना हो। एंड इट कैन हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑल्सो इन मेनी केसेस। एंड लास्टली इन दिस चैप्टर, इट एंकरेजेस द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड लिमिटिंग द वेस्ट। ये एंकरेज करता है एफिशिएंट यूज होना रिसोर्सेज का और वेस्ट को लिमिट करना। दिस मे लीड टू फाइंडिंग वेज टू रिसाइकल द प्रोडक्ट्स
और न्यू यूजेस फॉर प्रीवियसली डिस्पोज्ड ऑफ बाय प्रोडक्ट। मतलब इसमें हो सकता है कि यू गेट टू नो सम न्यू वेज ऑफ यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स, बिकॉज टेक्निकली हमने समझा है, हमने सीखा है हमारे पिछले सब्जेक्ट में जो कि था सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट में, हमने ये सीखा है कि कोई भी टेक्निकली वेस्ट होता नहीं है। नथिंग इज टेक्निकली अ वेस्ट। वेस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है, बस हमें अभी तक नहीं पता है कि उसको यूज कैसे करना है, वो हमारी लिमिटेशन है। तो जब हम ये चीजें इंपोज करेंगे तो लोग इसकी तरफ भी कुछ ना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे कि इसको कैसे 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 यूटिलाइज किया जा सकता है। पीपल विल वर्क मोर ऑन इट सो दैट वी विल लर्न कि इसका इस्तेमाल किन किन जगहों पे किया जा सकता है। समझे? तो ये है इसका बेनिफिट। ठीक, सो दिस माय डियर्स कंप्लीट्स आवर वेरी फर्स्ट बेसिक चैप्टर of this subject, that was environmental management and sustainable development। तो आज की सभा यहाँ पे हम समाप्त करते हैं और आज हमने काफ़ी अच्छा खासा ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया, वेल यूटिलाइज टाइम। टुमारो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेकेंड चैप्टर। इसका जो रिमेनिंग PDF है, इसकी वर्कबुक है, वो मैं आपसे आपके टेलीग्राम नहीं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना, तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर देता हूँ। तो आप उसको प्रिंट निकाल करके बैठिए और समय कम लगेगा इसमें क्योंकि हमारे पास नोट्स सारे वेल प्रिपेयर्ड हैं, अच्छे से आप देख ही पा रहे हो, बहुत अच्छे से नोट्स बने हुए हैं, सारे बहुत मेहनत से नोट्स बनाए गए हैं। तो आप लोग इसको बस अच्छे से पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनमें वो भी मैंने आपको बता दी हैं, उसका ध्यान रखिए। चलिए फिर मिलते हैं कल और बाकी के चैप्टर्स भी आपसे मैं शेयर कर दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद।